फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेडागोजी के चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर 1 आपका पिछले वीडियो में करा दिया गया है, आप उसको ध्यान से देख लें और ये अब इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म। मल्टीलिंगुअलिज्म का क्या मतलब होता है? मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब होता है एक साथ कई भाषाएं मिक्स करके बोलना। मल्टी मतलब बहुत सारे और लिंगुअलिज्म मतलब बहुत सारी भाषाएं एक साथ बोलना। तो पहला ऑप्शन है इसका, चिल्ड्रेन इंटरैक्टिंग इन देयर ओन लैंग्वेज, यही आपका सही होगा। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। चिल्ड्रेन रिलेटिंग द स्टोरीज विद देयर प्रीवियस एक्सपीरियंस, मतलब अपनी जो स्टोरीज हैं अपने पिछले एक्सपीरियंस के साथ उसको रिलेट कर रहे हैं। या फिर चिल्ड्रेन क्विकली लर्न थिंग्स इन देयर मदर टंग, अपनी मदर टंग में जल्दी सीख जाना, मतलब ये सारे ऑप्शन नहीं होगा। मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब ये होता है कि एक साथ कई भाषाएं बोलना। ठीक है, अब जब बच्चे छोटे होते हैं तो क्लास में क्या करते हैं, अपनी ही लैंग्वेज में इंटरेक्ट करते हैं। पहले से तो उनको इंग्लिश आती नहीं रहती है, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी भाषा बोलते हैं। जैसे कोई एमपी से हो सकता है बच्चा, कोई यूपी से हो सकता है, या एक ही घर में भी अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती, तो बच्चे अपने अपने मदर टंग में बात करते हैं। अब क्लास में वही लैंग्वेजेस मिक्स हो जाती हैं, तो वो हम लोग बोलते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म। और मल्टीलिंगुअलिज्म में ये इंपॉर्टेंट है कि चिल्ड्रेन इंटरैक्टिंग इन देयर ओन लैंग्वेजेस, मतलब सब बच्चे अपनी अपनी भाषाओं में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग। ठीक है, क्या पूछा है इसमें कि जो लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग का ऑब्जेक्टिव है, लैंग्वेज को पढ़ाने का और मतलब पढ़ने पढ़ाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग। तो पहला ऑप्शन है आपका, द कॉम्पिटेंस टू अंडरस्टैंड व्हाट वन हियर्स, मतलब ये मतलब क्षमता की कोई दूसरा क्या सुन रहा है उसको समझने की। या फिर है एबिलिटी टू रीड विथ कॉम्प्रिहेंशन, मतलब कि समझ के साथ पढ़ना। या फिर होता है एफर्टलेस एक्सप्रेशन, या फिर टू नो द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेस। तो इसका जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, एफर्टलेस एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब होता है हम अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं तो अपने आप को एक्सप्रेस ही तो कर रहे हैं ना, कि अपनी चीज़ों को ढंग से बोल पा रहे हैं। तो एनसीएफ 2005 कहता है कि लैंग्वेज की टीचिंग लर्निंग ऐसी होनी चाहिए कि जो बच्चा है वो अपने आप को लोगों के सामने एक्सप्रेस कर पाए, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के, अच्छे से, मतलब बिना डरे हुए एकदम कॉन्फिडेंट के साथ बोल पाए। ठीक है, तो एफर्टलेस एक्सप्रेशन और बाकी ये सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपका एफर्टलेस एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टॉप डाउन मॉडल इंक्लूड्स। टॉप डाउन मॉडल का मतलब क्या होता है? टॉप डाउन का मतलब होता है जैसे कि पहले किसी ने स्टोरी पढ़ाई, फिर स्टोरी को बच्चों को पूरा अच्छे से समझा दिया, अब इस स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर ये सारी चीज़ें मतलब पूछना। तो पहले बच्चों को पूरा मतलब पढ़ा दिया गया, फिर उससे रिलेटेड चीज़ों को पूछना। अब इसमें पहला ऑप्शन है आपका यूज़ ऑफ प्रायर नॉलेज, या फिर है आपका मेकिंग सेमेंटिक एंड सिंटैक्टिक क्यूज, फिर है मूविंग टू मोर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, या फिर है ऑल ऑफ द अबव। तो ये आपका जब चैप्टर 1 कराया गया था तो ये टॉप डाउन मॉडल में ये सारे पॉइंट्स कवर किए गए हैं। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। जब बच्चा स्टोरी पढ़ रहा है तो मतलब उससे हमने कोई क्वेश्चन आंसर पूछा, अब वो स्टोरी तो पहले से पढ़ के रखा है, अब वो जो क्वेश्चन आंसर हमको जवाब देगा, क्वेश्चन का आंसर देगा, वो अपनी प्रीवियस नॉलेज से ही रिलेट करेगा ना, क्योंकि स्टोरी के बारे में तो उसको पहले से नॉलेज है। फिर है मेकिंग सेमेंटिक एंड सिंटैक्टिक क्यूज, मतलब मीनिंगफुल और जो मतलब सिंबल्स के जो क्यूज हैं वो भी बनाएगा। फिर मूविंग टू मोर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स उसके अंदर कवर है, आप देख लीजिएगा। टॉप डाउन मॉडल में ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट है आपका एलएसी स्टैंड फॉर लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम विच मीन्स। ये जो आपका एलएसी है इसका डायरेक्ट फुल फॉर्म भी पूछता है। एलएसी का फुल फॉर्म क्या है? तो लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। इसका मतलब क्या होता है?
लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का मतलब होता है यूज ऑफ लैंग्वेजेस इन अ वैरायटी ऑफ मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट। ठीक, मतलब लैंग्वेज का यूज पूरे करिकुलम के दौरान, जैसे कि मान के चलो आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, चाहे हिंदी पढ़ रहे हो, चाहे हिस्ट्री पढ़ रहे हो, कोई भी चीज़, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जैसे हिस्ट्री हो गया आपका, ठीक है, मैथमेटिक्स हो गया, ये सारी चीज़ों को हम लोग लैंग्वेज के थ्रू ही तो समझते हैं। अगर मान के चलो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री में आप मतलब लैंग्वेज रहेगी ही नहीं, तो कैसे, मतलब वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। दूसरा क्या है कि जैसे एस्से लिखना, आपको हिस्ट्री में भी कई बार कहा गया है कि जैसे किसी पर्टिकुलर इंसान के ऊपर आप एस्से लिखो, तो एस्से क्या चीज़ का पार्ट होता है, वो एक लैंग्वेज का पार्ट है। इंग्लिश में या हिंदी जो लैंग्वेज होती है उसमें एस्से, निबंध, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। अब उसी एस्से को, ये जो एस्से है आपका, इसको उठा करके हम लोगों ने हिस्ट्री में कह दिया, हिस्ट्री की बुक उठाई, कहा कि इस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर आप एस्से लिखो। अब ये जो एस्से है ये इंग्लिश का मतलब कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन यूज़ कहाँ पे कर लिया गया, इसको हिस्ट्री में यूज़ कर लिया गया। ठीक, और फिर जो ओवरऑल हिस्ट्री की बुक चल रही है वो तो लैंग्वेज पे ही चल रही है। तो ये जो मतलब लैंग्वेज है ये पूरे करिकुलम में यूज़ की जाती है। तो यही इसका मतलब है कि यूज ऑफ लैंग्वेज इन अ वैरायटी ऑफ मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोर स्पेसिफिकली लैंग्वेज इंडेंजरमेंट इज एसोसिएटेड विथ। लैंग्वेज इंडेंजरमेंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो लैंग्वेज इंडेंजरमेंट का मतलब होता है कि ऐसी लैंग्वेज जिसको कि अब खतरा है, जैसे कि माइनर लैंग्वेज, जैसे पारसी लोग थे, है ना, तो पारसी लोगों की लैंग्वेज अब जैसे जैसे वो लोग कम हो रहे हैं तो उसको बोलने वाले भी लोग कम होते जा रहे हैं। ठीक है, और वैसे ही आपकी ट्राइबल लैंग्वेज है। अब ये दोनों लैंग्वेजेस ऐसी हो चुकी हैं जिसको बहुत कम बोला जाता है और अब ये लुप्त होने की कगार पे हैं। ठीक, तो जो भी चीज़ें लुप्त होने की कगार पे होती हैं उसको हम लोग इंडेंजरमेंट में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये जो माइनर लैंग्वेज है, ट्राइबल लैंग्वेज है ना, ये आजकल दोनों ही क्या हो गई हैं, इंडेंजरमेंट की कैटेगरी में पहुंच गई हैं। ठीक, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा, मतलब दोनों ही लैंग्वेजेस इंडेंजरमेंट की कैटेगरी में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, लैंग्वेज एक्विजिशन मीन्स। लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? लर्निंग अ लैंग्वेज नेचुरली विदाउट मच प्रैक्टिस, या फिर लर्निंग अ लैंग्वेज विथ मच प्रैक्टिस, लर्निंग अ लैंग्वेज इज स्कूल, या फिर होता है लर्निंग अ लैंग्वेज एट होम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 1 ए हो जाएगा कि हम मतलब इस लैंग्वेज को नेचुरली ही सीख जाते हैं बिना ज़्यादा प्रैक्टिस के। जैसे हमने अपने घर में अपनी मदर टंग को सीख लिया, किससे सीख लिया? हमारी मम्मी पापा या फिर फैमिली के जो मेंबर्स हैं, वो जो चीज़ें हमको बोल रहे हैं उसको हम सुनते रहते हैं। ठीक है, और सुनते सुनते ही, और जैसे हमको भी बोला जाता है कि बेटा पापा बोलो, मम्मा बोलो, इस टाइप से बोला जाता है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, उसको सुनते हुए बोलते हुए सीख जाते हैं। तो लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब होता है कि नेचुरली, जहाँ पे भी ये वर्ड आपको दिखेगा कि लर्निंग अ लैंग्वेज नेचुरली विदाउट मच प्रैक्टिस, तो इसका मतलब हो जाएगा कि लैंग्वेज एक्विजिशन वहाँ पे है, क्योंकि इसमें लैंग्वेज नेचुरली सीखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू NCF 2005 द पोजिशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। ठीक है, अब एक बात बताओ, NCF 2005 ने इंग्लिश लैंग्वेज की पोजीशन को क्या कहा है? ऑफिशियल, ग्लोबल, सेकंड, या फिर हो जाएगा आपका फॉरेन लैंग्वेज। तो याद रखना, जब भी इसका आंसर पूछा जाता है तो बहुत बार इसका ऑप्शन ग्लोबल भी ले लेता है और कई बार इसका सेकंड भी ले लेता है, लेकिन जब भी पूछा जाएगा कि ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, है ना, ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, तो ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग क्या रहता है, हमेशा सेकंड रहता है। ठीक, और अगर पूछता है इन अ मल्टी लिंगुअल कंट्री लाइक इंडिया,
अगर जैसे पूछता है मल्टीलिंगुअल कंट्री लाइक इंडिया, तब आप क्या करेंगे, ग्लोबल को ऑप्शन में लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी क्या पूछा है, द पोजीशन ऑफ, मतलब कि ऑब्जर्वेशन के ही अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछा है कि एनसीएफ 2005 ने इंग्लिश की पोजीशन क्या बताई है इंडिया में, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड लैंग्वेज है, इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज है, ठीक। लेकिन जब भी कभी पूछा जाएगा इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री लाइक इंडिया, तब फिर आप उस टाइम पे लेंगे ग्लोबल। जब मल्टीलिंगुअल, ये जो मल्टीलिंगुअल कंट्री पूछा जाएगा तब आप ग्लोबल लेंगे। लेकिन अभी क्या पूछा है, ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग पूछा है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ टीचर ऑफ नॉन मदर टंग लैंग्वेज ऑफन फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ, मतलब एक ऐसा टीचर जो कि नॉन मदर टंग से, मतलब जो आपकी मातृभाषा को नहीं जानता है, उसको क्या चीज़ की प्रॉब्लम होती है। जैसे मान के चलो बिहार के एक टीचर की पोस्टिंग छत्तीसगढ़ के गांव के एरिया में हो गई, अब उसे प्रॉपर छत्तीसगढ़ी बोलना नहीं आता है, तो वो क्या देखेगा क्लास में कि उसको कैसे लर्नर्स मिलेंगे, रेलक्टेंट और अनमोटिवेटेड, मतलब कि अनिच्छुक लोग रहेंगे। अगर उनके टीचर को लैंग्वेज आती ही नहीं है तो मतलब वो लोग क्या करेंगे, डीमोटिवेट होते जाएंगे, ठीक है। तो इसमें उनको रेलक्टेंट यानी अनिच्छुक और अनमोटिवेटेड लर्नर मिलेंगे। अब ऐसे में टीचर को क्या करना चाहिए, जो बच्चे छत्तीसगढ़ी बोल रहे हैं उन्हीं की लैंग्वेज को, है ना, धीरे धीरे समझना चाहिए, एज अ रिसोर्स यूज करना चाहिए और उसी से उसको पढ़ाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, अ टीचर ऑफ क्लास 6 has labeled the classroom objects such as blackboard, door, windows, fan, table, chair, etc. मतलब जो चीज़ें क्लास में हैं, ये सारी चीज़ें क्लास में होती हैं, ब्लैक बोर्ड वगैरह, उसको टीचर ने क्या कर दिया, लेबल कर दिया। क्या किया, लेबल, यानी उनके नाम लिख दिए, ठीक है। और कैसे लिखे उनके नाम, इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, है ना, कि अलग अलग लैंग्वेजेस में उसके नाम रख दिए। जैसे मान के चलो ब्लैक बोर्ड को हिंदी में श्याम पट्ट कहते हैं, उसके बाद इंग्लिश में ब्लैक बोर्ड कहते हैं, ऐसे ही 2-3 लैंग्वेजेस और टीचर ने सेलेक्ट किए और उनके नाम को लिख दिया, ठीक है। तो अब उसमें ये जो क्लासरूम बन गई पूरे तरीके से, ये क्या बन गई है, ठीक है। तो हियर द क्लासरूम एज अ होल इज, बताओ क्या होगा, इज क्रिएटिंग अ लैंग्वेज कंफ्यूजन इन स्टूडेंट्स, क्या मतलब इसकी वजह से लैंग्वेज में कंफ्यूजन हो रही है बच्चों को, या फिर इज फोकसिंग ऑन 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, इज अ रिच सोर्स फॉर प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म, या फिर इज लर्निंग थ्रू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये थर्ड वाला, इज अ रिच सोर्स फॉर प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म। अब एक बात बताओ, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट में 3-4 लैंग्वेजेस में नाम लिखा है, तो बच्चे को क्या है, पता चल जाएगा कि भाई ब्लैक बोर्ड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्लैक बोर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, संस्कृत या उर्दू में क्या क्या बोलते हैं। तो उससे क्या होगा भाई, उसकी लैंग्वेज अच्छी होगी, है ना। तो ये क्या कर रहा है, जहाँ 3-4 भाषाएं एक साथ यूज होती हैं तो वो मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लैंग्वेज विच इज लर्न्ड फ्रॉम एनवायरनमेंट विदाउट एनी एक्सप्लिसिट टीचिंग इज, कोई ऐसी लैंग्वेज जिसको बच्चों ने डायरेक्ट अपने ही एनवायरनमेंट से लर्न कर ली है, अपने मतलब सराउंडिंग से लर्न कर ली है, बिना किसी एक्सप्लिसिट, या फिर हो जाएगा बिना किसी एक्सप्लिसिट या बाहरी प्रैक्टिस या टीचिंग के। तो वो कौन सी लैंग्वेज होती है, आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है ना, मतलब आपका जो मदर टंग होता है वही होता है भाई। अपनी जो घर की भाषा होती है उसको बच्चा अपने सराउंडिंग से, अपने एनवायरनमेंट से ही सीखता है, कोई बाहरी टीचिंग की उसको ज़रूरत नहीं होती है उस चीज़ के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नंबरिंग यहाँ से 11 क्वेश्चन होगा वैसे ये, अ लैंग्वेज टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू कलेक्ट फ्लावर टू मेक अ फ्लावर स्क्रैप बुक, ठीक। लैंग्वेज के टीचर ने बच्चों से कहा कि आप लोग खूब सारे फ्लावर को कलेक्ट करके लाओ फ्लावर की स्क्रैप बुक बनाने के लिए। शी ऑल्सो आस्क देम टू राइट द नेम ऑफ ईच फ्लावर्स इन देयर लैंग्वेज एंड इन इंग्लिश। उसके बाद उसने ये भी कहा
टीचर ने कि अपने जो मतलब फ्लावर का जो आप नाम लिख रहे हो उसमें अपने मतलब हर फ्लावर का नाम अपनी लैंग्वेज में भी लिखो और इंग्लिश में भी लिखो, ठीक है। दिस एक्टिविटी विल हेल्प हर टू प्रमोट। अब ये जो एक्टिविटी है उसको क्या चीज़ में हेल्प करेगी, तो ये उसको मल्टीलिंगुअलिज्म में ही हेल्प करेगी, ठीक है। बच्चा अपनी भाषा भी यूज़ कर रहा है और साथ में और क्या कर रहा है, मतलब इंग्लिश भी यूज़ कर रहा है, तो सबकी भाषाएं एक साथ मिक्स हो रही हैं, 4-5 लैंग्वेजेस, क्योंकि हर स्टूडेंट की लैंग्वेज अपनी अपनी रहेगी, ठीक है। मल्टीलिंगुअलिज्म के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखना कि इसमें बच्चे जो हैं अपनी ही लैंग्वेज में इंटरेक्ट करते हैं। चिल्ड्रन कैन लर्न इन देयर ओन लैंग्वेजेस, ठीक है, सॉरी, इंटरेक्ट इन देयर ओन लैंग्वेजेस। अपनी जहाँ पे भी ये बात है चिल्ड्रन कैन इंटरेक्ट इन देयर ओन लैंग्वेज, वहाँ पे आप समझ जाना मल्टीलिंगुअलिज्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कम्स अंडर कैल्प। कैल्प का मतलब होता है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो इसमें जो कैल्प के अंदर क्या आता है, ठीक, दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है कैल्प और एक होता है बिक्स, ठीक है। एक हो गया कैल्प और एक हो गया बिक्स। जब हम लोग साधारण बातें करते हैं इनफॉर्मल लैंग्वेज में या इनफॉर्मल बातें करते हैं तो हमेशा बिक्स होता है, यानी बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक। लेकिन जब हम लोग कोई चीज़ फॉर्मली बोलते हैं जहाँ पे मतलब कि हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स लगती हैं, ठीक है, जैसे सिंथेसिस हो गया, क्रिएटिंग, इवैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पे हमेशा कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होती है। अब इसमें से कैल्प के बारे में पूछा है, ठीक है, तो इसमें से मेकिंग रिजर्वेशन, ये तो इनफॉर्मल ही हो गया। आंसरिंग कॉल्स, ये भी आपका इनफॉर्मल हो गया। फिर है मेकिंग एंड अपॉइंटमेंट फॉर सैलून, ये भी आपका इनफॉर्मल हो गया। तो ये सारे तो बिक्स में आए। अब बचा क्या, राइटिंग बुक रिव्यूज़। अब एक बात बताओ, जब भी आप किसी बुक का रिव्यू लिखोगे तो भाई आपको उसके लिए हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की होती है उसका यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। आप उसे क्रिटिकली इवैल्यूएट करोगे तब तो जाकर के आप बुक का पूरा रिव्यू लिख पाओगे। तो जहाँ पे दिमाग चलाने की ज़रूरत हो और वो फॉर्मली हो तो उससे हमेशा कैल्प में लिखा जाता है। तो ये राइटिंग बुक रिव्यूज़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मिनट, इसको 4th है आपका, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ लैंग्वेज टीचर फर्स्टली आस्क्ड स्टूडेंट्स टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ टू ईच अदर इन द क्लास, देन शी आस्क्ड देम टू इंट्रोड्यूस देयर फ्रेंड्स टू ईच अदर, दिस एक्टिविटी विल हेल्प देम टू क्रिएट। एक लैंग्वेज टीचर ने बच्चों से कहा कि आप पहले अपने आप का इंट्रोडक्शन दें क्लास में, ठीक है। उसके बाद उसने कहा she asked them to introduce their friends to each other। अब अपने फ्रेंड्स का इंट्रोडक्शन एक दूसरे से कराइए, ठीक। तो ये जो एक्टिविटी है ये क्या हो जाएगी आपकी, कैल्प होगी, पीपीपी होगी, या फिर ईएलटी या फिर बिक्स। अभी हम लोगों ने दो लैंग्वेज के दो चीज़ों के बारे में पढ़ा, कैल्प के बारे में और बिक्स के बारे में, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में। अब जैसे कैल्प आपका कहाँ पे लगता है, जहाँ पे आप मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स लगती हैं, ठीक है। लेकिन जब अपन साधारण बोलचाल की जो भाषा होती है वहाँ पे अपन बिक्स यूज़ करते हैं, ठीक। तो जब टीचर ने बच्चों से कहा कि मतलब एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करो, खुद का इंट्रोडक्शन दो, तो ये सारी चीज़ें तो इनफॉर्मल चीज़ें ही होती हैं ना, तो इसलिए आपका इसमें ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में। द स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज नोन एज, ठीक है। द स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज, जो लैंग्वेज में से अगर जब हम मीनिंग की स्टडी करते हैं तो मीनिंग को हमेशा क्या कहा जाता है, सिमेंटिक्स कहा जाता है। सिमेंटिक का मतलब ही होता है क्या, स्टडी ऑफ मीनिंग, ठीक। फिर बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन द मल्टीलिंगुअल क्लासरूम लर्नर्स कैन इंटरैक्ट। मल्टीलिंगुअल क्लासरूम का क्वेश्चन फिर से आ गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपका आता ही रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट है आपका, इन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉलोड बाय द स्कूल। तो अभी आपने पढ़ा था
कि जब बच्चे अपनी लैंग्वेज में इंटरेक्ट करते हैं और खूब सारी लैंग्वेजेस को मिक्स कर लेते हैं, जब बहुत सारी भाषा एक साथ मिक्स होती है, वहाँ पे होता है आपका मल्टीलिंगुअलिज्म, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन है आपका इन देयर ओन लैंग्वेज। पहला चीज़ तो इन देयर ओन लैंग्वेज एंड कैन बी अ मिक्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम मोर देन वन लैंग्वेज। तो यही आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज आर्बिट्रेरी मीन्स। लैंग्वेज आर्बिट्रेरी है। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है स्वच्छंद। क्या होता है? स्वच्छंद, ठीक, स्वच्छंद। अब जो स्वच्छंद का मतलब होता है कि जो लैंग्वेज है उसका जिस चीज़ से उसको रिलेट किया जा रहा है उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, वो बस हमारा मन आया तो हमने उसका नाम रख दिया। मान के चलो एक एग्ज़ाम्पल में हम लोगों ने ले लिया, एग्ज़ाम्पल में ये परफ्यूम की बॉटल है, ठीक, परफ्यूम। अब ये जो परफ्यूम है इसका नाम हम लोग अगर परफ्यूम की जगह पे कुछ और रख देते हैं, मान के चलो इसका नाम क्रीम रख देते हैं, ठीक है। ये बहुत साधारण सा एग्जाम्पल है जो सबके समझ में आएगा। इस परफ्यूम की बॉटल का नाम हम क्रीम रख देते और इस क्रीम का नाम हम परफ्यूम रख देते, तो वैसे ही चीज़ें चली आ रही होती। दोनों का नाम का और ये ऑब्जेक्ट का यहाँ पे कोई डायरेक्ट रिलेशन तो है नहीं, लेकिन अब इसका शुरू से नाम परफ्यूम रखा गया तो वो चला आ रहा है, ठीक है। लेकिन इन नाम का और इसका जो वस्तु है दोनों का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ठीक। तो इसका यही मतलब होता है कि स्वच्छंद है, जो लैंग्वेज है वो स्वच्छंद है, ठीक। वो उसका मतलब होता है देयर इज नो इनहेरेंट रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग। मतलब जो वर्ड हमने उसको पुकारने के लिए यूज़ किया है और जो मतलब उसका मीनिंग है उसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ठीक है। जैसे परफ्यूम का जो काम होता है वो तो मतलब होता है कि एक अच्छी फ्रेग्रेंस देना, तो उसका मतलब नाम हमने परफ्यूम रख दिया, ठीक है, तो अब वो उससे चला आ रहा है, लेकिन उसके क्वालिटी में, उस ऑब्जेक्ट में और परफ्यूम का नाम रखने में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं था, वो नाम हमने उसे दिया है, इसलिए अब वो नाम हमेशा से चला आ रहा है और हम उसकी क्वालिटीज़ को उसके नाम से अब जानने लगे हैं। लेकिन उनके बीच में पहले से कोई इनहेरेंट रिलेशनशिप नहीं था, तो देयर इज़ नो इनहेरेंट रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका The multilingual nature of the Indian classroom must be used as a resource so that जो multilingual nature है आपका मतलब इंडियन क्लासरूम का, उसको रिसोर्स के जैसा यूज़ करना चाहिए। क्यों? जो जैसे इंडियन क्लासरूम है, जैसे कि इंडिया जो हमारा देश है, ये एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक, इसीलिए बोला है मल्टीलिंगुअल नेचर ऑफ इंडियन क्लासरूम। अब जैसे आप दूसरे कंट्रीज़ में जाओगे, फॉर एग्जांपल जापान में, तो वहाँ पे जापानीज़ लैंग्वेज ही चलती है, वहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस, वैरायटी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो इंडिया है, जो इंडियन क्लासरूम है, उसमें मल्टीलिंगुअल नेचर की होती हैं क्योंकि अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, ठीक है। तो उसको हमें रिसोर्स के जैसा यूज़ करना चाहिए। क्यों? सो दैट एवरी चाइल्ड फील सिक्योर एंड एक्सेप्टेड। जब हम लोग बच्चे लोगों की भी लैंग्वेज को यूज़ करेंगे, उनकी लैंग्वेज को प्रॉपर रिस्पेक्ट देंगे क्लास में, तो हर एक बच्चा क्या करेगा? सिक्योर और एक्सेप्टेड फील करेगा अपने क्लासरूम में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ टीचर ऑफ क्लास 2 uses learner's knowledge and language to build a bridge between his mother tongue and English language teaching. Here learner's language is used in teaching English ऐसा। देखो क्वेश्चन का मतलब है अ टीचर ऑफ क्लास 2, मतलब क्लास 2 की टीचर, उसने क्या यूज़ किया? जो लैंग्वेज लर्नर्स लैंग्वेज है, मतलब जो लर्नर है यानी जो बच्चा है, तो बच्चे की जो नॉलेज है और जो उसकी लैंग्वेज है उसको टीचर ने क्लास में यूज़ किया टू बिल्ड अ ब्रिज बिटवीन हिज मदर टंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। मतलब जो इंग्लिश वो पढ़ा रहा था और बच्चे की मातृभाषा को एक साथ उसने एज अ रिसोर्स यूज़ किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो लर्नर की लैंग्वेज है जिसको टीचर ने यूज़ किया, तो वो क्या चीज़ का काम कर रही है?
तो वो काम कर रही है आपके रिसोर्स का, ठीक है। हमेशा याद रखना, बच्चे की जो लैंग्वेज होती है क्लास में वो हमेशा रिसोर्स का काम करती है, कभी भी वो हिंड्रेंस का ये काम नहीं करती। और ये बाकी दो ऑप्शन भी गलत होंगे, ओनली ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ओके, वेट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अ टेक्स्ट बुक? इनमें से टेक्स्ट बुक के बारे में एक सही स्टेटमेंट क्या है? ओके, क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ टेक्स्ट बुक इज द फाइनल थिंग फॉर द टीचर। एक बात बताओ, टीचर के लिए क्या सिर्फ टेक्स्ट बुक ही एक फाइनल चीज है? कि मतलब टेक्स्ट बुक में जो चीजें हैं वो बच्चों को पढ़ा दी और बाकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं? तो ये ऑप्शन नंबर 1 तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इट हेल्प्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स लेट डाउन इन द करिकुलम। यहाँ पे लेट नहीं होगा, यहाँ पे डी हो जाएगा, लेट डाउन इन द करिकुलम, ठीक। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही है। मतलब टेक्स्ट बुक क्या है, सिर्फ और सिर्फ हेल्प करती है जो ऑब्जेक्टिव्स करिकुलम में दिए गए हैं उसको अचीव करने के लिए, ठीक है। और फिर थर्ड ऑप्शन है आपका द टेक्स्ट बुक आर द ओनली सोर्स। टेक्स्ट बुक आर द सोर्स टू रीड अगर होता तो सही रहता, लेकिन ये जो ओनली है इसकी वजह से नेगेटिव हो गया। क्या सिर्फ टेक्स्ट बुक ही ऐसा सोर्स है? भाई क्लास में और भी तो चीज़ें रहती हैं पढ़ने के लिए, सिर्फ टेक्स्ट बुक ही थोड़ी ना है। फिर आता है इट इज़ प्लानिंग ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटीज़ फॉर द सेशन, ठीक है। सिर्फ टेक्स्ट बुक के ही भरोसे पूरी प्लानिंग नहीं हो जाती। टेक्स्ट बुक सिर्फ और सिर्फ एक मतलब हम लोगों के लिए रिसोर्स रहता है, या फिर मतलब एक टूल है जिसको कि हम लोग यूज़ करते हैं, कि जो हमारे करिकुलम में दिया गया है, जो हमारे पाठ्यक्रम की चीज़ें हमको दी गई हैं उसको अचीव करने में वो हेल्प करता है, ठीक है। तो ये एक टूल का काम करता है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडर विच एक्ट डिड इंग्लिश गेट द स्टेटस ऑफ एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज? किस एक्ट के अंदर इंग्लिश को स्टेटस मिला एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का? तो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, आर्टिकल 343, या फिर हो जाएगा आपका 3 लैंग्वेज फार्मूला, या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और एक होगा आपका ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आर्टिकल 343। यहाँ पे कॉमा लगा लीजिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है ये कोई एक्ट नहीं होता है, ठीक है। इंग्लिश एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज जरूर है, लेकिन ये कोई एक्ट नहीं होता। एक्ट सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट होता है, और इसी ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के अंदर, ठीक है, हिंदी को भी और इंग्लिश को भी, दोनों को ही मतलब दर्जे दिए गए हैं। हिंदी को मिला है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट का, जैसे हिंदी जो है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है, और जो इंग्लिश है वो क्या है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये जो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगी ये इंग्लिश, यहाँ पे लिखा हुआ है एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है ना, इसको ओला से याद रखेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्ट है जिसमें दोनों लैंग्वेज को दर्जा दिया गया है। हिंदी को आर्टिकल 343(1) के तहत मिला है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है, और जो इंग्लिश है ये भी आर्टिकल 343(2), इसको 2 में आएगा ये ब्रैकेट के अंदर, इसको एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला है इंग्लिश को, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।